नमस्कार साथियों आज का ये जो वीडियो है, आज का ये वीडियो आपको सच में पूरा देखना चाहिए। आज आपको भारतीय सेना से संबंधित कुछ वो राज या कुछ वो बातें बताएंगे, आपको इस वीडियो में पता लगेगी, जो कि मैं नहीं, खुद एक भारतीय सेना में अपनी सेवा दे करके आ चुके वो सज्जन आज हमारे साथ मौजूद हैं। वो बताएंगे गुलाम हुसैन जी। और कुछ एक मैंने बातें करी, अभी हम ऑफ कैमरा बातें कर रहे थे बिना कैमरे के, बहुत सारी चीज़ें चर्चाएं चलती रही, तो मैंने उनसे परमिशन ली। मैंने कहा हम ये बातें कैमरे पे करना चाहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें और बहुत सारी वो चीज़ों की जानकारी आपको होगी जो शायद आज तक आप लोग जानना तो चाहते थे लेकिन पता नहीं लग पा रही थी। तो इस पूरी वीडियो के अंदर वो जानकारी मिलेगी और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, तब आपको उन एक एक चीज़ का पता लगेगा जो चीज़ आप जानना चाहते थे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है गुलाम जी आज आपका हमारे कार्यालय में। आपका भी दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे सच में बड़ा एकदम मतलब अच्छा भी लगा कि आप अचानक आज, पहले तो दिल्ली, और दिल्ली में भी हमारे पास दफ्तर में, वो कैसे? मैं यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से एज ए कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते डॉक्टर उदित राज जी रोहिणी से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, हमारे हाँ, और वो केकेसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मैं केकेसी का राजस्थान सचिव हूँ। अच्छा, इसलिए मैं यहाँ आया। ठीक है। और अचानक से दफ्तर में आपने मुझे संपर्क किया था। हाँ, तो मैं सोचा कि चलो दिल्ली आए हैं तो दिनेश जी मुझसे से भी बात संपर्क करते हैं। बात की तो आप बिल्कुल पास में। हाँ बिल्कुल, मतलब 5 मिनट का भी रास्ता नहीं था ये तो, हाँ। क्योंकि रिठाला गांव में आप आए हुए थे यहाँ पे। जी जी ठीक है। अच्छा, अभी हम चर्चा कर रहे थे बिना कैमरे के, जी और कुछ मैंने 6 लगभग यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हैं। जी उनके ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग कैमरे पे वो चीज़ें हैं जो शायद हम लोगों ने कैमरे पे बात पहले नहीं की है, जी लेकिन हर बंदा जानना चाहता है, उसके बारे में खुल के अभी तक बात नहीं हो पाई होंगी, वो मैं चाहता हूँ। जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, एक बार आप अपना परिचय दो सबसे पहले, कि सेना में किस उम्र में आप गए, कहाँ आपने सेवा दी, कितने टाइम सेवा दी, शुरुआत कैसे हुई आपकी? सेना तो देखो, हमारी माएँ कहती थी, मैं एक बार बोला मैं तो सेना में नहीं भर्ती हूँगा, तो मेरी माँ ने कहा हमने तो बेटे सेना के लिए पैदा किए हैं, क्योंकि मेरे फादर सेना में थे, मेरे दादा सेना में थे, मेरे दादा के फादर भी राजघराने का, जब जयपुर रियासत में मेरे दादा सेना में थे, रिसाला घोड़ों की सेना में, और मेरे दादा के फादर भी सेना में थे, मेरे दादा के दादा भी सेना में थे। अरे वाह! तो हमारा दो ही जगह से पैसा है, हमने दो ही जगह के हिसाब से रोटी खाई है, हमारी परवरिश हुई है। या तो खेत के से हमारा आय का स्रोत है, या सेना से हमारा, मतलब या तो खेती है या फौज है, सेना है। दो ही चीज़ है, हमने तीसरा ग्राउंड ही नहीं देखा। और आज तक हमारा परिवार से जो भी सेना में गया है, 1 रुपया सेना में भर्ती होने की रिश्वत नहीं दी, बिना रिश्वत के भर्ती हुए हैं, और सब फिजिकली फिट हुए हैं, कोई अनफिट नहीं हुआ। कितनी पीढ़ियां लगभग आपकी सेना में अभी तक मतलब रही हैं? देख लो कि 6 पीढ़ी है ना। 6 पीढ़ी। हाँ, 6 पीढ़ी, 6ठी पीढ़ी का भी सेना से रिटायर होकर आ गया, 7वीं पीढ़ी का अभी तैयारी कर रहे हैं। मतलब आपके जो बच्चे हैं वो भी सेना? हमारे बच्चों के बच्चे तैयारी कर रहे हैं। आपके बच्चों के बच्चे भी इस समय सेना की तैयारी कर रहे हैं? हमारा शौक ही सेना से ही जुड़ा हुआ है, पुलिस की वर्दी भी नहीं पहनी है, खाक जो वो भी एक सेना का ही पार्ट है, वो अंदर से सुरक्षा करते हैं, लेकिन हमारे परिवार में जो भी भर्ती हुआ वो ग्रीन वर्दी वाला हुआ। ग्रीन वर्दी। हाँ। कभी ऐसा नहीं लगा गुलाम जी कि एक टाइम था, ठीक है, शुरुआत थी जिस समय पकड़ के भर्ती किया करते थे, लेकिन अब बच्चे, टेक्नोलॉजी का ज़माना है कि आईएएस है, आईपीएस है, वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर, मतलब वो तमाम तरह की भी लाइनें बच जाती है कि हमें अपनी बच्चों को उसमें लेके जाना चाहिए, ऐसा कभी? नहीं, उसकी तरफ भी जा रहे हैं। जैसे अभी मेरे 2 भतीजे हैं, एक बैंक में है, एक बिजली विभाग में है, अकाउंटेंट की है। ऐसे मेरे ताया का लड़का एक, वो पीटीआई
से रिटायर हो गए। मेरे चाचा भी पीटीआई थे एक। तो पीटीआई तो एज ए सैनिक ही होता है। पीटीआई वो फिजिकली ट्रेनिंग देने का और वही काम होता है। पीटी जो हमारे, हाँ 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 हाँ, अच्छे गेमलर थे मेरे चाचा, हर ऑलराउंडर गेम थे उनके। वो बताते थे कि जब वो स्कूलों में खेलते थे तो हमारे सेठ शिवदत्त राय के नाम से स्कूल है, राजस्थान की कभी अपने वक्त में तीसरे नंबर की स्कूल थी, हमारे सन 50 से पहले की है। और बायोलॉजी साइंस तक आए थे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी बायोलॉजी साइंस नहीं मिलती थी हमारे उस गांव में। हमारे झुंझुनू ज़िले के व्यापारी वर्ग जो बनिया वर्ग है, उन्होंने हमें स्कूलों में सहयोग दिया, कमरे बना के दिए। सरकारी स्कूलों का हमारा स्तर अच्छा रहा। यही वजह है कि राजस्थान में झुंझुनू जिला शिक्षा के क्षेत्र में भी सबसे आगे है और सैनिकों के क्षेत्र में भी सबसे आगे है। मतलब कितनी उम्र थी आपकी जब आप सेना में चले गए थे और कितनी उम्र में आप रिटायर हुए थे, थोड़ा सा वो भी? मैं ठीक 18 साल का जब हुआ, 18 साल 1 महीना मानो, मेरा 16/8/59 का जन्म है और मैं 77 के 9वें महीने की 27 तारीख का भर्ती हूँ। अच्छा। और कितने साल आपने जो है सेना के अंदर सेवाएं अपनी? मैं 16 साल 2 महीने अपनी सेवाएं दी आपने। इस बीच बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको मिला होगा, क्योंकि आजकल जो सेना के ऊपर लगातार हम लोग, क्योंकि मुझे भी लगभग 1.25 साल 1.5 साल के करीब हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हमने सेना के अंदर सुनी। जैसे सेना के अंदर जवान को गुलाम बनाया जा रहा है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कि किस तरीके से गुलाम बनाया जा रहा है? हमारा सेना का जवान गुलाम क्यों बनता जा रहा है या कैसे बनाया जा रहा है? थोड़ा सा मतलब मैं चाहूँगा एक बार, क्योंकि पूरा एक्सपीरियंस आपको रहा है। आप नहीं, बिल्कुल पूरा एक्सपीरियंस है। देखो, जिंदा दिली रहनी चाहिए, स्वाभिमान जिंदा रहना चाहिए। जिस इंसान का स्वाभिमान मर जाता है वो इंसान अंदर से मर जाता है। एक तरह से दास प्रथा में जकड़ जाता है, वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ मानो मानसिक रूप से गुलाम हो जाता है। तो सेना में ऐसा है नहीं, लेकिन पावर का दुरुपयोग करने वाले लोगों ने अपने पावर का मिसयूज करके हरेसमेंट भी करते हैं, और जो उस हरेसमेंट के खिलाफ होता है वो थोड़ा उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है या बोलता है तो उसे गुस्ताख कह करके उसको टारगेट किया जाता है कि ये तो गुस्ताख है। हक बात बोल दी, जैसे खाने में कोई कमी है और है, उसने शिकायत कर दी तो तूने क्यों कर दी खाने की शिकायत, या गलत आदेश है तो उसने एक बार माना लेकिन बार बार उसको टोसे उसने मुड़ के बोल दिया क्यों मैं ही अकेला थोड़ी हूँ, सभी हैं, सभी को इससे से बारी बारी से ड्यूटी आया हो रहा है। तो उसे टॉर्चर किया जाता है, एक तरह से हरेसमेंट किया जाता है। मैं कहूँगा कि ये थोड़ी खुली जेल है, बड़ी जेल में और सेना के अंदर, क्योंकि बिना इजाज़त सेना के एरिया को नहीं छोड़ सकता जवान, परमिशन लेकर के ही बाहर आएगा कंटोनमेंट एरिया के बाहर। और कंटोनमेंट एरिया में भी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में अगर जाएगा तो ये नहीं कि मर्जी से मुंह उठाया चला गया, उसे बताना होगा, परमिशन लेके जाएगा कि मैं फलानी जगह, कहीं भी जाएगा बता के जाएगा। और आउट एरिया में जाने के लिए एक आउट पास बनता है, उसके ऊपर ऑफिसर्स के साइन होते हैं। ये नहीं कि इसे अपने सीनियर को बता दिया और उसने बोल दिया ठीक है जा, एक लेटर बनेगा उसके, और उसके हिसाब से उस लेटर से उसमें टाइम टेबल होगा, इतने बजे जाएगा इतने बजे आएगा। जैसे पैरोल पे जेल से छोड़ते हैं, पैरोल पे छोड़ते हैं, हाँ पैरोल पे। अब जेल थोड़ा क्लोज एरिया है और सेना का थोड़ा खुला एरिया है, तो एक तरह से बंद। भाई जेल का जो क्षेत्र है वो थोड़ा कम है और सेना का दायरा जो है वो बड़ा है, बस यही फर्क है। हालांकि है जेल ही वो भी, एक जेल है तो नहीं, उसे बना दिया गया। पावर का मिसयूज, डिसिप्लिन कौन करता है मिसयूज, कौन करता है अपनी पावर का? जिसको भी पावर मिला हुआ है। पावर तो सबके पास है, जवान के पास भी है पावर। जवान के पास से पावर नहीं है, जैसे सीनियर उस्ताद हैं उनके पास एक बराबरी पावर है, लेकिन हाँ अधिकारियों के पास पनिशमेंट देने का पावर है कि इसको
7 दिन का पिट्ठू दे दो, इसको 28 दिन के लिए क्वाड गार्ड कर दो, जेल में कर दो, बंद कमरे में। अच्छा, हाँ, तो वो उसे क्वाड गार्ड बोलते हैं। जेल वहाँ अंदर होता है, उसको क्वाड गार्ड बोलते हैं। जेल में जेल। जेल में जेल। अच्छा, तो और वो एक ऐसी ये छोटी सी कोठड़ी होती है, ये समझो 10 बाई 10 की अच्छा। या 10 बाई 15 की, मतलब इतनी बड़ी एक कोठड़ी होती है और उसके अंदर जेल में होता है वो। तो और गुलाम आपने कहा कि भाई अधिकारी जो हैं वो टॉर्चर करते हैं या मिसयूज करते हैं अपनी पावर का, किस तरह से करते हैं मतलब? अधिकारी का डायरेक्ट जवान से बहुत कम टच में आता है, लेकिन उसके नीचे जूनियर कमिश्नर अधिकारी होते हैं, उनके नीचे एनसीओज होते हैं, उनकी रिपोर्ट के आधार पे वो काम करता है। डायरेक्ट जवान से ये जानने की कोशिश नहीं करता कि इस जवान ने गलती करी है या नहीं करी है, या इसको टॉर्चर करके करवाई गई है। एक गलती होती है जानबूझ के करे आदमी, और एक किसी को इतना टॉर्चर कर दो कि वो फिर लास्ट में है खाने की प्लेट ही उठा के फेंक दे कि नहीं खाऊंगा, मतलब इतना हरेसमेंट हो जाए, इतना टूट जाता है। तो वो गलती करवाना हो गया। फौज जवान गलती बहुत कम करते हैं, जवान से गलती करवाई जाती है। कौन करवाता है गलती? यही जिसको थोड़ा बहुत पावर है, जैसे मैं इंश्योर्स हूँ, मैं अपना पावर दिखाता हूँ कि मैं देखो कितना बड़ा वो हूँ, एक दूसरे से ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। आपकी जितने समय तक आपकी सर्विस रही सेना में, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपके साथ ऐसा हो रहा था टॉर्चर टाइप का, या आपके ऊपर जबरदस्ती कोई गलत तरीके से मतलब अपना रूल फॉलो कर रहा था और आपने उसका ऑब्जेक्शन किया हो, आपने देखा हो? वो छोटा मोटा चलता रहता है, लेकिन मैं जयपुर रविंद्र बाल भारती स्कूल थी, उसमें हमारे धर्मपाल जी नाम के गुरुजी होते थे जी। तो वो ज़्यादा मैं पढ़ा नहीं, अंडर मिडिल ही हूँ, लेकिन वो हमें बोलते थे कि आपस में आप कह के बात करो, तू भी नहीं करने देते थे। आपस में बच्चे भी हम एक दूसरे को तू नहीं कहते थे। और उनके नीचे में रहा हुआ तो वो हमें ना गाली देनी आती थी और ना सुनने आती थी। सेना में गए तो हमें ब्रेकफास्ट में गाली मिली, सेना में गए तो सुबह नाश्ते में भी गाली मिली। मतलब जैसे ही हम अंदर हुए तो हमने तो गालियों के, जैसे पुराने जवान थे उनको भी कोई तो उनको गाली देते हुए पाया। अच्छा। सुबह उठे तो थोड़ा सा लेट हो गए तो गाली, और वो तो ब्रेकफास्ट में सुबह उठते ही गाली मिलती थी, सोते थे तब तक गाली मिलती थी। तो बड़ा, हाँ बिल्कुल। और हाथ उठाना गुनाह है, फौज में अपराध है। अच्छा। लेकिन कभी कभी जवानों पे हाथ भी उठ जाता है। ये सच है। हाँ, ये सच है। हालांकि उसकी शिकायत है ना बहुत कम ऊपर तक आती है, वो नीचे रह जाती है। वो एक दूसरे क्या है कि उस टाइम उसको समझा जाके थोड़ा सा वो कर लेते हैं, फिर वो सोचता है कि नौकरी करनी है, और वो मानसिक दबाव में आ जाता है। हाँ, क्योंकि वो और पीछा करेंगे, और इसलिए वो दबाव में आ जाता है। खाने की रिपोर्ट कर दी तो अभी तो खाने में, पहले तो खाने की हालत बहुत बुरी थी। पहले हम भर्ती हुए थे उस टाइम तो चलता जीरा, जो इल्ली होती आटे में, पुराना आटा होता था, इसमें इल्लियाँ होती थी, सफ़ेद कीड़ा पड़ जाता था यहाँ तक कि, लेकिन किसको बोले। अभी एक जवान ने वीडियो दिखाया, अभी ये मोबाइल वगैरह, तो उसके ऊपर कितना बुरा हाल किया उसका। वो उसको बाहर कर दिया, तो चुनाव लड़ने है तो उसका फार्म कैंसिल कर दिया। चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन एक सैनिक विधायक या एमपी नहीं बन सकता, उसको टिकट नहीं मिलती। चाय वाले के नाम से कितना वो चाय वाला प्रधानमंत्री, चाय वाला। लेकिन सेना के जवान भी बहुत से अंग निछावर करके आए हैं। अब जो जिंदा आया है, कसूर उसका यही कि वो जिंदा आया है। अच्छा, ये कसूर है? ये कसूर है। उसको आज अग्निवीर ले आए, उसको पेंशन है, एक जवान को पेंशन जो मिल रही है उससे भी सरकार के पेट में दर्द हो रहा है। अभी काटागिरी को पेंशन बोला, बोर्ड पेंशन नहीं करेंगे, क्यों? वो सेना के ड्यूटी के दौरान है, उसके तकलीफ हुई है, कहीं से गिर गया, कमर में लग गई या चोट लग गई, पैर में लग गई,
और कोई वजह होगी, फायरिंग के करते वक्त कोई फायरिंग में आप छर्रा कोई आंख में लग गया, उसकी आंख की रोशनी चली गई, क्यों नहीं मिलेगी कैटेगरी? बोर्ड पेंशन क्यों नहीं? आज उस पर भी आड़ा चलाने की तैयारी हो रही है। आपने अभी एक बात बोली कि जो जिंदा लौट गया है वो पछताता है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि हमारा कसूर ये है कि हम जिंदा वापस आए। वो एक कहावत है कि हाथी और फौजी, मर गया तो लाख का, जिंदा है तो खाक का। मतलब आप जिंदा लौट के आए हो तो खाक के हो, हाँ, नहीं तो लाख के हो। लाख। शहीद हो जाते तो लाख के होते। कीमत उसकी है जो शहीद हो जाता है। और जो शहादत, मतलब किसी को मार के आ जाता है, दुश्मनों को मार के खुद जिंदा लौट के आ जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं। उसकी कीमत नहीं है। जो खुद मर के या शहीद होके आता है उसकी कीमत है। अभी आपको मैं दिनेश जी बताऊं कि मैं 34 साल की उम्र में पेंशन आया। मेरी 34 साल उम्र हुई थी। 1-2 महीने ऊपर लगा लो, 34.5 साल उम्र लगा लो। तो मेरे आने के बाद में मैंने मेरे बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाया। मेरी तकरीबन 23 साल की उम्र में शादी हुई। 2-3 साल बाद में बच्चे, जैसे बच्ची हुई, पहली बच्ची हुई, और तो मेरे बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में आए। उस टाइम में रिटायर हो गया। मेरी जिम्मेवारी तो शुरू हुई। इससे पहले मैं अपने माँ बाप के, अपने परिवार की जिम्मेवारियों में अपने बाप के साथ में कंधे से कंधा मिला रखा था। तो मेरी जिम्मेवारी शुरू हुई तब तो मैं घर आ गया। तो 420 रुपया पेंशन थी। अब मुझे दूसरी सर्विस चाहिए, तो हमें दूसरी सर्विस निजीकरण लागू कर दिया। ठेकेदारी निजीकरण, पहले इंदिरा गांधी जी ने उस निजीकरण को समाप्त किया था। तो इंडस्ट्रियों में भी जो काम करते थे एज ए सरकारी कर्मचारी के पैरेलल उनका वेतन भत्ते थे। निजीकरण लागू किया, तो निजीकरण के अंदर हमें दूसरी सर्विस का प्रावधान रखा गया। तो 1100 रुपया एक गार्ड का, 11 सुरक्षा गार्ड की नौकरी मिलती, चाहे वो कितना भी क्वालिफाइड है। जबकि सेना का एक हवलदार, नायक, एक तकरीबन 125 जवान होते हैं एक कंपनी में, उसको सीनियर हवलदार को सीएचएम बना दिया जाता है। वो 125 जवानों को कार्य बांटता, उनके ऊपर कंट्रोल करता, उनकी निगाह रखता, उनको कमांड इज कंट्रोल उसका होता है। उसका कोई भी बात होगी तो उसको बुलाएंगे कि ये जवान कहाँ है, किस काम के लिए गया, सारी मैनेजमेंट उसके हाथ में है। ऐसे एक क्वार्टर मास्टर है, वो उसकी बिस्तर की है, मतलब कंबल है, वो दरी है, उसका जो इक्विपमेंट है, खाना है, उसकी व्यवस्था करता है। एक हमारे ऑफिसर मेस होता है, एक मेस होल्डार, उसको, वो एक होल्डार लेवल का, नायक लेवल का होता है। वो मेस होल्डार, ये समझो कि उसमें चांदी तक आयत की क्रोकरी होती है। वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होता। उसके मैनेजमेंट को करता, वो एक तरह से 5 स्टार, वो 5 स्टार होटल का मैनेजमेंट भी कर सकता है, इतनी क्वालिफाइड होता है वो। लेकिन यहाँ आने के बाद में वही उसको गार्ड की नौकरी मिलती है। मतलब उसके पास में जो चीज़ है उसकी यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। वो स्कूल में अगर उसको पीटीआई की जगह लगाया जाए तो वो पीटी भी करवा सकता है, उसके पास एक्सपीरियंस है। हमारे खिलाड़ी जितने भी हैं उनके पास हर तरीके की एक्सरसाइज। ये नहीं है कि बाबा रामदेव ने पेट हिला के दिखा दिया तो बाबा रामदेव तो टीवी पे आकर के पेट हिला दिया। हमारा हर सैनिक पेट हिलाता है, हर तरीके की एक्सरसाइज। बिना एक्सरसाइज के पुलिस और फौज का जवान तैयार ही नहीं होता। लेकिन हमारी एक्सरसाइज की वैल्यू नहीं है, हमारे एक्सपीरियंस की वैल्यू नहीं है। हमें तो सिर्फ इतना ही माना जाता है कि ये लठ मारे हैं, ये लठ मारने में क्वालिफाइड है, और ये सिर्फ जो है सिक्योरिटी गार्ड के लिए। मतलब आपके एक्सपीरियंस को काउंट नहीं होता, कोई तवज्जो नहीं दी जाती।
हमारे ऐसे ऐसे क्वालिफाइड हैं, किसी भी स्कूल का मैनेजमेंट दे दो कहीं, वो पूरा देख लेगा, एक एक चीज़ देख लेगा, एक एक चीज़ को कवर कर लेगा। वीडियो के अंदर ना कुछ चीज़ें ऐसी भी मतलब मैं जानना चाहूँगा कि शायद हर कोई रिटायर्ड जवान नहीं बताता, कुछ बता भी देते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, सबका अपना अपना रवैया है बताने का। सुना जाता है कि जो प्रमोशन है वो बहुत सारी ऐसी परतों से गुजरना पड़ता है उसको, जो कि बहुत कठिन और कठोर है, तब प्रमोशन मिलता है अधिकांश जवानों को। प्रमोशन के लिए एक तो हमारी शर्तें होती हैं 2 प्रकार की, एक एजुकेशन शर्त होती है, एक हमारे मैप रीडिंग होती है। मैप से के अंदर मैप टू ग्राउंड, ग्राउंड टू मैप, क्योंकि कहीं भी युद्ध के मैदान में जाते हैं तो वो देखा हुआ क्षेत्र भी नहीं होता है, तो वो मैप में देख करके, मैप में उसका जैसे स्केल दिया होता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, उसमें चिन्ह दिए हुए होते हैं कि ये मंदिर का निशान है, ये मस्जिद का निशान है, ये चर्च का है, ये पेड़ का है, ये रास्ते का है, ये लोपथ का है, जैसे रेलवे लाइन का। उसके हिसाब से उस स्केल से उसकी दूरी निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, डिग्री निकालते हैं, तो उसको डिग्री और डिस्टेंस के आधार पे उस पॉइंट पे पहुंचना। तो मैप टू ग्राउंड, ग्राउंड टू मैप, वो मैप रीडिंग 2 चीज़ ये ज़रूरी है। अगर एजुकेशन है, मैप रीडिंग नहीं है, तो वो क्लास अटेंड नहीं। उसके बाद में फिर उसका कैडर होता है, वो कैडर अटेंड करता है, हथियारों से संबंधित, ड्रिल से संबंधित, उसमें उससे ड्रिल का इंस्ट्रक्टरी करवाई जाती है कि ड्रिल करवा सकता है या नहीं करवा सकता है, हथियार की ट्रेनिंग दे सकता है नहीं दे सकता है। 2 एज ए टीचर हो की ट्रेनिंग मानो ये, मतलब तो वो इंस्ट्रक्टर के तौर पे मतलब उसका वो टेस्ट होता है। लेकिन उन प्रक्रियाओं में से भी हो जाता है, लेकिन फेल भी कर दिया, कोर्स क्वालिफाइड को फेल कर देते हैं अपने पावर का दुरुपयोग करने वाले कुछ अधिकारी। ये चुभ रहा है, ये ज़्यादा, ये अपने आप को दिखा चटकी मार रहा है फलाना, उसको फेल अपने पावर का मिसयूज करके। जबकि उस अधिकारी को भी, जितना भी आर्मी का अधिकारी है, उन सब को ट्रेनिंग हमारे जवानों ने, इंस्ट्रक्टर जो एनसीओज हैं वो देते हैं। सावधान विश्राम उनको हमने सिखाया है। हाँ, हथियार का फायरिंग करना हमने सिखाया है, सावधान विश्राम करना भी हमने सिखाया है अधिकारियों को। हाँ, जितना हमारा जवान से लिख के एनसीओज बनता है, एनसीओज जो कोर्स क्वालिफाइड कोर्स करके आता है वो इंस्ट्रक्टर होता है। अफसर कुछ नहीं सिखाता, अफसर को ट्रेनिंग हमारे जवान से जो एनसीओज बनते हैं, कोर्स क्वालिफाइड होते हैं, वो देते हैं। हम ही हमसे ट्रेनिंग लेते हैं, अपने आप को क्वालिफाइड बनाते हैं, और हम ही ऑफिसर्स को आर्मी से संबंधित ट्रेनिंग, हथियारों से संबंधित ट्रेनिंग हम देते हैं। कोई हमारा इंस्ट्रक्टर ऑफिसर नहीं होता है, वो चेकर होता है, चेक करता है या पीछे बैठ करके सुनता है कि सही दे रहा है, जो पुराना हो जाता है, नए को नहीं। जिसकी 10-12 साल सर्विस है, 8-10 साल सर्विस, वो कुछ और, जैसे हमने सुना कि भाई जब तक वो अधिकारियों की चापलूसी नहीं करेगा, जब तक वो अधिकारियों की तमाम चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा, चाहे वो लीगल या इलीगल, कुछ भी उसके अंदर दोनों चीज़ें शामिल हैं, तब तक उसको कहीं ना कहीं प्रमोशन में बड़ा आसान हो जाता है अगर वो चापलूसी कर रहे हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल, जो ज़्यादा उनके नज़दीक में है, जैसे रैनर है, जैसे इंग्लिश हमारे फौज में रैनर बोल देते हैं, वैसे हिंदी में चपड़ासी होता है। तो वो ड्यूटी, तो वो अफसर के इस ऑफिस से उस ऑफिस में और टच में रहता है। जैसे सहायक होते हैं, सेवादारी सिस्टम है इसका, ये बहुत बड़े पैमाने पर है, तो वो उनकी मैडमों के भी टच में रहते हैं, उनके भी टच में रहते हैं, तो वो पहले हिट करते हैं। बाकी मेरे जैसे होते हैं,
उन्हें गुस्ताख कह करके उनकी रिपोर्ट ख़राब कर देना और है, सब सब होता है, सब पावर का मिसयूज। पावर एशियार सिस्टम है ना, जो सीआर सिस्टम है, ये एक तरह से मतलब जिंदा दिली को ख़त्म करता, नफसुक बना देता है। मैं ये थोड़ा तीखा है मेरा शब्द, लेकिन मैं ये आर्मी में नहीं, सिविल में भी अभी मैंने 2 हमारे लेडीज जज सुसाइड कर लिया इस सीआर के चक्कर में, कि उनका ही हरेसमेंट है। हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो पहले सिहाग साहब बने थे, उनकी रिपोर्ट ख़राब की। उनसे पहले जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने वो कोर्ट में गए, कोर्ट में केस जीतने के बाद में उनको फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाया, कोर्ट से उनको फैसला मिला, उनकी एशियार खराब। ऑफिसर्स की मैं समझता हूँ वो जाति के आधार पर रिपोर्ट को खराब किया गया। यहाँ ये जाति और ये आज जो मौजूदा सरकार आई है, ये धार्मिक दुर्व्यवस्था के घोड़े पे सवार होकर आई है। झूठ के हंटर का विकास है, विकास नहीं है, मानवता को विनाश की तरफ धकेला है। और मुस्लिम समुदाय के नाम से धार्मिक दुर्व्यवस्था पैदा की, क्योंकि मुस्लिम समुदाय भारत के हर क्षेत्र में है। सिख समाज है वो पर्टिकुलर एक हिस्से में है, तो उससे पंजाब को, तो पंजाब के अंदर ज़्यादातर वहाँ चल नहीं सकता इनका जादू। ईसाई समाज है तो वो ज़्यादातर दक्षिण भारत की तरफ रह जाता, तो वो भी नहीं चलता है। मुस्लिम समाज तकरीबन हर हिस्से में है। इसलिए इनको सबसे बढ़िया हथियार लगा कि मुस्लिम विरोधी बात करो, ध्रुवीकरण करो। तो ध्रुवीकरण के आधार पर सरकार विराजमान हुई है। आज का प्रधानमंत्री भी धार्मिक दुर्व्यवस्था का जहर घोल रहा है। तो मैं क्या कहूँगा, किसी भी राष्ट्र को कमज़ोर करना हो तो गृह युद्ध संचालित कर दो। राष्ट्र की सबसे कमज़ोर नस है जातिवाद, धर्मवाद, धार्मिक दुर्व्यवस्था के नाम से गृह युद्ध, आपस में लड़ा दो। वो राष्ट्र अपने आप मानसिक रूप से भी कमज़ोर होगा, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होगा, और मानवता के धरातल से भी उसका वो ख़त्म हो जाएगा। धर्म नहीं बचेगा, क्योंकि धर्म का मूल मंत्र है दया और करुणा। दया और करुणा, जहाँ दुर्व्यवस्था होती है वहाँ दया और करुणा का वास नहीं होता। जहाँ दया और करुणा नहीं होती वहाँ धर्म का वास नहीं होता। धर्म का मूल मंत्र ही दया और करुणा, रहम और करम। मैंने आपसे अभी ये पूछा था कि मैं वहीं आ रहा हूँ अपने वाले पॉइंट पे ही, कि जवान को ऐसा, जैसे सहायक प्रथा में बहुत सारे जवानों ने बताया कि जूते पॉलिश करवा जाते हैं, पेंट वहाँ के जो सामान है, जैसे बगीचे में कुत्ते को घुमाना है, कपड़े धोना है, सब होता है। ये समझो कि वो कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि नहीं, वो जो भी बताया गया है सही है, सब सच है। मतलब कुछ अफसर होते हैं तो थोड़ा गरिमा, किसी जवान की गरिमा का ख्याल रखते भी हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं। कुछ ज़्यादातर अफसर्स अपने मैडम के इशारे पे चलते हैं, वो खुद अपने आप में बिल्कुल सच है कि मैडम खुश तो दुनिया खुश। और मैडम जवान से मतलब, देखो मैं सेवादार गया नहीं, अब वो क्या है उससे मैं तो उसके चरित्र का क्या है, लेकिन ये सच है कि जवानों से सारे काम भी होते हैं, हरेसमेंट होता है। और जो कमज़ोर दिल के मानो, कुछ भी मानो कि उनको उसी में कि मज़ा आता है कि वो कई तो सेवादारी में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ प्रमोशन का हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, उसकी ड्यूटी फटीक सब माफ होती है, रात में खड़े होकर। जवान का शारीरिक मानसिक शोषण होता है, शारीरिक भी होता है। देखो, जहाँ शारीरिक और मानसिक शोषण होता है वहाँ आर्थिक शोषण मायना ही नहीं रखता। मतलब शोषण किसी भी प्रकार का, किसी का भी हो, चाहे वो आर्मी में हो चाहे सिविल में हो, शोषण है, और वो शोषण गलत है। वो आज़ादी नहीं कह सकते। आज़ादी का मतलब कि हक अधिकार हर आदमी को मिलने चाहिए। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि चाहे जिधर मलमूत्र फेंक दो, चाहे जैसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करो। आज आज़ादी का अर्थ ये मान के चल रहे हैं कि चाहे जिधर कचरा फेंक दो,
और चाहे जैसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करो। आज लोकतंत्र की हत्या करने, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने वाले जो कहते हैं कि हम लोकतंत्र में वो जिंदा रख रहे हैं, वो ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इस देश का मुखिया अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, अपने शब्दों को घुमा के कैसे भी एक तरह से एक समुदाय के ज़मीर के ऊपर हमला बोलता है। इंसान का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? ज़मीर है। हम राजपूत समाज से कन्वर्ट हैं, हम चौहान वंशी हैं, कायम खानी राजस्थान में, कायम खानी राजस्थान में ही हैं। हम गुगो जी की 16वीं पीढ़ी में। हम सनातन धर्म का भी सम्मान करते हैं, क्योंकि हमें इस्लाम है हमारे पूर्वजों से विरासत में मिला है। लेकिन हमारे पूर्वजों के पूर्वज तो सनातन धर्म के थे। अगर हम सनातन धर्म का अनादर कर रहे हैं तो हम हमारे पूर्वजों के पूर्वजों का अनादर कर रहे हैं। हम किसी भी सूरत में सनातन धर्म का अनादर नहीं करते। हमारे बहुत गहरे रिश्ते हैं, राजपूत समाज से भी हैं, ब्राह्मण समाज से भी हैं। मेरी माँ की धर्म बहन है ब्राह्मण समाज से, और वो 9 भाई हैं, 9 मेरी मौसी के 9 लड़के हैं, कोई लड़की नहीं है। और हम 4 भाई हैं, हमारे भी कोई बहन नहीं है, तो हमें 9 भाई बोलते हैं। पूरा नाम क्या लिखते हो आप? मैं पूरा नाम गुलाम हुसैन लिखता हूँ। तो मतलब मुसलमान, सिर्फ गुलाम हुसैन लिखता हूँ। मतलब गुलाम हुसैन तो नाम से ही पता लगता है कि आप मुसलमान कम्युनिटी से हो। जी। और तब भी आप ये कह रहे हो, ऑन कैमरा कह रहे हो कि